नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वॉइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तरंग यानी कि वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो मैंने इस टॉपिक को बहुत ही सिस्टमेटिक वे से कवर किया है। आजकल परीक्षा में जैसे प्रश्न बनते हैं उसी के हिसाब से मैंने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि तरंग यानी वेव होती क्या है। तो तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों का ऐसा प्रतिरूप होता है। तो सिंपल भाषा में समझिए तो तरंग क्या होती है। तो किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टर्बेंस को हम तरंग कहते हैं और तरंग एक विक्षोभ या डिस्टर्बेंस है जिसके माध्यम से कण तो वास्तविकता में गति नहीं करते, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। तो तरंग क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। इसमें जो कण होते हैं वो तो वास्तविकता में गति नहीं करते, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण जरूर करते हैं। तो जैसे आपने नदी में पत्थर फेंका होगा, तो जब आप नदी में पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं ना, पत्थर फेंकने के बाद उसके चारों तरफ वेव बनती है। तो यही क्या है? यही तरंग है, वेव है। तो तरंग के कितने प्रकार हैं? तो तरंग के दो प्रकार होते हैं। पहला है यांत्रिक तरंगें जिसे मैकेनिकल वेव कहते हैं, और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो आज हम इन्हीं तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ना, इनको संचरण के लिए, ट्रांसमिशन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन्हें ट्रांसमिशन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं, लेकिन जो यांत्रिक तरंगें हैं ये वैक्यूम में चल नहीं सकती। और यांत्रिक तरंगों के भी आगे दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है अनुप्रस्थ तरंगें जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगें जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं डायग्राम की सहायता से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार होते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इनके 7 प्रकार होते हैं। सभी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो 7 प्रकार कौन कौन से हैं? तो गामा किरणें, एक्स किरणें यानी कि एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 7 प्रकार हैं और मैकेनिकल वेव के 2 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो प्रकाश तरंगें हैं, लाइट वेव्स हैं, रेडियो तरंगें या पराबैंगनी तरंगें, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये विशेषता है कि ये निर्वात में भी चल सकती हैं, वैक्यूम में भी चल सकती हैं, जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है वहाँ पर भी ये चल सकती हैं, और ये फोटोन की बनी होती हैं। इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। यानी कि जो लाइट होती है ना, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये विद्युतीय उदासीन होती हैं, यानी कि न्यूट्रल होती हैं, जिस कारण वे किसी धनावेश तथा ऋणावेश से विचलित नहीं होती। तो ये न्यूट्रल होती हैं, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, और इनके पास ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें तरंग से संबंधित कुछ शब्दावली होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो पता होनी चाहिए। तो मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ। वैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होता क्या है। जैसे आप तरंग देख रहे हैं तो देखिए, जो तरंग की ऊंचाई होती है ना, उसे आयाम कहते हैं।
सिंपल शब्दों में समझिए, किताबी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जो एम्पलीट्यूड होता है या आयाम होता है, ये क्या होता है? तो जो वेव होती है ना, तरंग होती है, उसकी जो ऊंचाई होती है उसी को हम आयाम कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, यानी कि वेवलेंथ क्या होती है? तो वेव की लेंथ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक वेव कितनी होती है, एक वेव की दूरी कितनी होती है। तो देखिए, जो वेव होती है ना, वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे श्रृंग कहते हैं। हिंदी में श्रृंग कहते हैं और इंग्लिश में क्रेस्ट कहते हैं। और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसे गर्त कहा जाता है। हिंदी में गर्त कहते हैं और इंग्लिश में ट्रफ कहते हैं। तो देखिए, हाईएस्ट पॉइंट को श्रृंग कहा जाता है और लोवेस्ट पॉइंट को गर्त कहा जाता है। जैसे जो ये तरंग है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है ए और लोवेस्ट पॉइंट है सी। तो यहाँ से जो ये पॉइंट है, जहाँ से ये तरंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर गर्त तक एक तरंग मानी जाएगी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि श्रृंग से लेकर गर्त तक एक तरंग होती है। तो वेव लेंथ किसे कहा जाता है? तो जो वेव लेंथ होती है, वेव और लेंथ को तोड़ा जाए तो वेव मतलब तरंग और लेंथ मतलब उसकी दूरी। तो जब वेव लेंथ के बारे में पूछा जाए तो एक श्रृंग से लेकर दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को, या एक गर्त से लेकर दूसरे गर्त के बीच की दूरी को एक वेवलेंथ कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, तो जो ए पॉइंट है ये भी श्रृंग है और जो ई पॉइंट है ये भी तरंग का हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो इसे भी हम श्रृंग कहेंगे या इंग्लिश में क्रेस्ट कहेंगे। तो ए से लेकर ई तक जो ये पॉइंट है इसे हम एक तरंग दैर्घ्य कहेंगे। या जो सी पॉइंट है ये गर्त है और जी पॉइंट है ये अगला गर्त है। तो सी से लेकर जो जी तक की दूरी है इसे भी हम तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो दो श्रृंग के बीच की दूरी को या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और एक तरंग की लंबाई कितनी होती है? तो श्रृंग से लेकर गर्त के बीच की दूरी को एक तरंग कहा जाता है। तो आपको तरंग, तरंग दैर्घ्य और आयाम के बारे में पता चल गया। आयाम क्या होता है? तो तरंग की ऊंचाई को आयाम कहा जाता है। अब हम फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि आवृत्ति क्या होती है। तो जितनी ज़्यादा तरंगें होती हैं उसी को आवृत्ति कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, तो तरंगों की कुल संख्या को ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में जो ऊपर वाला डायग्राम है ये हाई फ्रीक्वेंसी है और जो नीचे वाला डायग्राम है ये लो फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो वेव की लेंथ होगी ना वो छोटी होगी, तभी वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा तरंगें आ पाएंगी। क्योंकि इसी में तो ज़्यादा तरंगें आ पाएंगी। जब वेव की लेंथ छोटी होगी ना तभी तो ज़्यादा तरंगें आएंगी, जिससे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जो दूसरा केस है इसमें लो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें जो वेव की लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो जब वेव लेंथ बड़ी होगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी, और जब वेव लेंथ छोटी होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहले देख लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता क्या है। तो एक तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका सिंबल है, लैम्डा के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। तो एक श्रृंग तथा एक गर्त को मिलाने से तरंग का निर्माण होता है। हमने पढ़ा ना कि एक क्रेस्ट तथा ट्रफ को मिलाने से एक तरंग का निर्माण होता है, और दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहाँ तरदैर्घ्य लिखा है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य आएगा। तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे डायग्राम है, पहले डायग्राम में दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को दर्शाया गया है और दूसरे डायग्राम में दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को दर्शाया गया है। तो चाहे दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी हो या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी हो, दोनों को ही वेवलेंथ कहा जाएगा। इसके बाद है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। तो ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है ये तरंग की ऊंचाई का माप होता है। तो जो वेव की ऊंचाई होती है ना, तरंग की ऊंचाई होती है, उसी को आयाम कहा जाता है सिंपल भाषा में। तो ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर उनकी औसत स्थिति से माध्यम के कंपन कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और यह शिखर या गर्त और तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी है।
तो आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, बस आपको सिंपल याद रखना है कि आयाम होता क्या है। तो आयाम तरंग की ऊंचाई का माप होता है। इसके बाद है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो जब किसी में तरंग का संचरण होता है तो 1 सेकंड में माध्यम के किसी कण के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहा जाता है। तो आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्यों की कुल संख्या होती है। तो वेव के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्यों की कुल संख्या को ही क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो आवृत्ति का जो मात्रक है ये क्या है? तो ये हर्ट्ज है और इसे प्रति सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। तो आगे अब हम देखते हैं। तो हमने पढ़ा कि कितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो 7 तरंगें हैं। कौन कौन सी? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। तो आपको ये जो क्रम है ना, इसी प्रकार क्रम लिखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना। तो देखिए, अगर हम गामा किरण से रेडियो किरण की ओर बढ़े ना, तो जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, ये भी बढ़ता जाएगा। यानी कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। उससे ज़्यादा एक्स किरण का, उससे ज़्यादा पराबैंगनी किरण का, यानी कि आगे की ओर ये बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम वेवलेंथ गामा किरण का होता है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो किरण का होता है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने पीछे भी पढ़ा कि जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी और जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर गामा किरण की जो वेवलेंथ है ये सबसे छोटी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी। तो आपको रेडियो किरण से गामा किरण की ओर बढ़ेंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों बढ़ेगी। यानी कि गामा किरण की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है और इसमें ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद एक्स किरण की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम होगी, ये घटते क्रम में आगे जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा गामा किरण की, उससे कम एक्स किरण की। तो याद रखेगा, जो वेवलेंथ है वो गामा किरण की सबसे कम है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा किरण की सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप इसी प्रकार याद रखिएगा। तो पहले हम गामा किरण के बारे में पढ़ते हैं। तो जो गामा किरण होती है, हमने देखा कि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ कम होगी तो आवृत्ति अधिक होगी। तो इसमें जो भेदन क्षमता होती है ना, ये भी सबसे ज़्यादा होती है। और इसका जो तरंग दैर्ध्य है, इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज होती है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर के बीच इसकी रेंज होती है। और इनकी आवृत्ति तथा ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, हमने पीछे देखा। और यह शरीर में सबसे अधिक गहराई तक जाती है। इसका प्रयोग कैंसर उपचार तथा अनाजों की कीटों से रक्षा के लिए किया जाता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो गामा किरणें होती हैं ये उत्पन्न होती हैं। तो गामा किरणों से ज़्यादातर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, और दूसरा ये कि तरंग दैर्ध्य इसका सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और तीसरा क्वेश्चन ये कि ये कैंसर के उपचार में भी काम आती है। उसके बाद देखते हैं एक्सरे। तो एक्सरे का जो रेंज है वो कितनी है? तो इसके तरंग दैर्ध्य की रेंज होती है 10⁻−10 मीटर से लेकर 10⁻−8 मीटर तक। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विलियम कॉनरैड रोंटगेन ने। तो रोंटगेन से याद रखेगा कि एक्सरे की खोज रोंटगेन ने की थी। और हड्डी, दांत तथा रत्न की जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो आपने भी कभी ना कभी एक्सरे कराया होगा। तो हड्डियों की जांच के लिए, दांत की जांच के लिए तथा रत्न के जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग हवाई अड्डों, रेल टर्मिनलों तथा अन्य स्थानों पर यात्रियों के सामान को स्कैन करने के लिए भी स्कैनर के रूप में किया जाता है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी। इसके बाद देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण। तो इसकी खोज जोहान रिटर ने की थी। इसकी रेंज कितनी है? तो 10⁻−8 मीटर से लेकर 10⁻6 मीटर इसकी रेंज होती है। और इसके कारण
स्किन कैंसर का खतरा होता है और ये जीवाणुओं के क्रोमोसोम को परिवर्तित कर देती है, जिस कारण इसका प्रयोग पानी को शुद्ध करने के आरओ मशीन में किया जाता है। तो आरओ मशीन में भी यूवी रे का इस्तेमाल किया जाता है। और समताप मंडल में ओजोन परत वह परत है जिसके द्वारा पराबैंगनी किरण अवशोषित होती है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये हमारे स्किन को नुकसान करती हैं। इससे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जोहान रिटर ने की थी। और इसके कारण स्किन कैंसर का खतरा होता है। और जो ओजोन परत है ये हमारे पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है और पराबैंगनी किरण का आरओ मशीन में भी उपयोग होता है। इसके बाद अगला प्रकार है दृश्य किरणें, जिसे विजुअल रे कहते हैं। दृश्य किरणें मतलब कि जो किरणें हम देख सकते हैं। तो यही किरणें हैं जो हम देख सकते हैं। इससे जो पिछली किरणें हैं वो भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही छोटी हैं। और इससे जो आगे आने वाली किरणें हैं वो भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी हैं। तो विजुअल रे, तो इसकी खोज न्यूटन ने की थी। और इन किरणों की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और इसमें 7 रंग होते हैं और इनका तरंग दैर्घ्य 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 से लेकर 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 होता है। तो दृश्य किरणें कौन सी हैं? जिसे हम लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो मैंने पूरा प्रकाश चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। मैंने पूरे लाइट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो इन्हीं किरणों की उपस्थिति में जो हमें वस्तुएं हैं ये दिखाई पड़ती हैं। और इनमें कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इसके बाद आगे है अवरक्त किरण, इंफ्रारे। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। और इसका तरंग दैर्घ्य 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻³ तक होता है। और इसका प्रयोग नाइट विजन तथा सीसीटीवी कैमरे में होता है। और जो टीवी का रिमोट होता है ना, टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी इंफ्रारेड का यूज़ होता है। और टीवी टावर तथा मोबाइल टावर में भी इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड के बाद है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। तो इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। और इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻1 मीटर। और इन तरंगों का उपयोग रडार प्रणाली में तथा संचार में किया जाता है। तो इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में भी होता है। तो इस ओवन का नाम ही क्या है? माइक्रोवेव ओवन। तो इसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोवेव तरंगों के द्वारा भोजन को गर्म किया जाता है। तो ये हो गया सूक्ष्म तरंग। इसके बाद देखते हैं रेडियो वेव। तो इनका तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक होता है। और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव की होती है, सबसे कम गामा रे की होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है। तो इनका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम के द्वारा सूचना का आदान प्रदान या परिवहन में होता है, जैसे रेडियो प्रसारण, टेलीविज़न तथा रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो हमने 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ते हैं। तो यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? तो ऐसी तरंगें जिनके ट्रांसमिशन हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंग कहा जाता है। जैसे जो यांत्रिक तरंगें होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है अनुप्रस्थ तरंग, जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंग, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति करते हैं तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तो ये तो होगी परिभाषा। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, जो कणों की गति होती है ना, ये तरंग की दिशा के लंबवत होती है। तो उदाहरण से आप समझिए, जैसे आप एक रस्सी लीजिए और उसके एक सिरे को कहीं पर बांध दीजिए और दूसरे सिरे से उसको झटकिए, तो आप देखेंगे ना
कि उस रस्सी से एक वेव बनती है, एक तरंग बनती है। तो इसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। जब इस प्रकार की वेव बने तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाएगा, ट्रांसवर्स वेव कहा जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो कणों की गति होती है ना, ये तरंग की दिशा के लंबवत होती है। लंबवत मतलब कि इसमें एक लोएस्ट पॉइंट भी होगा और एक हाईएस्ट पॉइंट भी होगा। तो ये तरंग के दिशा के लंबवत होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण क्या हैं? तो स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगें, ये अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश तरंगें होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, ये भी अनुप्रस्थ तरंग होती है। और भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंग होती है, तो भूकंप के बारे में मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया था और वहाँ पर मैंने आपको भूकंप की तरंगों के बारे में भी पढ़ाया था। तो जो भूकंप की एस वेव होती है ना, ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। और डोरी युक्त यंत्रों, यानी कि जिन भी यंत्रों में डोरी बंधी होती है, जैसे सितार, गिटार, वीणा, तो जब इन्हें बजाया जाता है तो इनसे जो तरंग उत्पन्न होती है वो भी कौन सी तरंग होती है? तो वो भी अनुप्रस्थ तरंग होती है। जैसे मैंने आपको रस्सी वाली एग्जांपल समझाई थी कि रस्सी का अगर एक सिरा बांधा हो और दूसरी तरफ से आप उसे झटकेंगे तो उसी प्रकार की जो तरंग होगी, आप देखेंगे कि सितार, गिटार और वीणा को अगर आप बजाएंगे तो उसी प्रकार की तरंग बनेगी ना। तो ये सभी तरंगें किसका उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। इसके बाद आगे हम अनुदैर्ध्य तरंगें देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तो जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, तो उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है। तो इसको उदाहरण से समझिए। जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो दबाने पर क्या होगा? तो जो उसके कण हैं वो तरंग के गति के दिशा में ही गति करेंगे। तो इसकी दिशा लंबवत नहीं होती, इसकी दिशा एक रेखा में होती है। ये तरंग की गति के दिशा में ही होती है। तो तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर तथा दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती है एवं स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होती है। तो जब स्प्रिंग को दबाया जाएगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये ऊपर नीचे होगी, लंबवत होगी, ये एक दिशा में गति करेगी। तो इसी को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तो अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न यानी कि कंप्रेशन एवं विरलन प्रतिरूप बनाते हुए गति करती हैं। तो इनमें एक पैटर्न बनता है। जैसे स्प्रिंग का ही उदाहरण देखिए। तो जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाएगा, हिंदी में से कहते हैं संपीड़न किया जाएगा, तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा? फिर से वो अपनी स्थिति में वापस आएंगी, जिसे विरलन कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। तो इसमें एक वेव कितनी होगी? किसे कहा जाएगा? तरंग। तो जब संपीड़न और विरलन दोनों हो जाएगा ना, तो उसे एक तरंग कहा जाएगा। संपीड़न मतलब कि जब स्प्रिंग को दबाया जाएगा, विरलन मतलब कि जब वो अपनी स्थिति में आएगी, तो इसे एक तरंग कहा जाएगा। जैसे आप स्प्रिंग को दबाएंगे तो संपीड़न होगा, संपीड़न के बाद विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा, तो संपीड़न और विरलन मिलाकर एक तरंग दैर्ध्य होगी। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण क्या हैं? तो साउंड वेव्स, जो ध्वनि तरंग होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंगें होती हैं, पी वेव्स होती हैं, ये भी अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं। और सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, जैसे हमने पीछे देख ही लिया कि जो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें होती हैं, ये भी अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होती हैं। तो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें, तो इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ये हमने पढ़ा। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है? इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, उसके पैरेलल कंपन करते हैं। दूसरा अंतर क्या है? तो दूसरा अंतर है कि ये तरंगें शृंगों तथा गतों के रूप में संचरित होती हैं। एक शृंग तथा एक गर्त से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है। तो एक शृंग और एक गर्त से मिलकर एक वेव बनेगी, उसे अनुप्रस्थ वेव कहा जाएगा। और जो अनुदैर्ध्य तरंग है, इसमें क्या होता है? तो ये तरंगें संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित करती हैं और एक संपीड़न तथा एक विरलन से मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग बनेगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेगा। एक शृंग तथा एक गर्त से मिलकर क्या बनेगा? तो अनुप्रस्थ तरंग बनेगी। और एक संपीड़न तथा एक विरलन से मिलकर क्या बनेगा?
तो अनुदैर्ध्य तरंग बनेगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये तरंगें ठोस माध्यमों तथा द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं, परंतु द्रवों के अंदर तथा गैसों में ये उत्पन्न नहीं होती। जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं ना, ये गैसों में उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, ये तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती हैं, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगें ठोस माध्यम में तो उत्पन्न होती है, और जो द्रव होता है इसके ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है। द्रव के अंदर उत्पन्न नहीं होती, केवल ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है। जब आप पानी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंग है वो ऊपर दिखाई देती है, तो ये द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है। पर जो गैस है, गैस में ये उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्फा तरंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्ध्य का प्रतीक है? तो तरंग दैर्ध्य का सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है लैम्डा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगें, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों, उच्च ऊर्जा प्रोटॉन या उच्च ऊर्जा मैसन। तो गामा किरणें क्या होती हैं? तो ये उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनमें जो ऊर्जा होती है और फ्रीक्वेंसी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विलियम कॉनरैड रोंटगन ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी विकिरण के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है? तो त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होगी? तो सबसे कम विद्युतीय चुंबकीय तरंग किसकी होती है? तो रेडियो तरंग की, इसकी सबसे कम होती है। और जो गामा किरणें होती हैं इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से विकिरण में अधिकतम भेदन क्षमता होती है? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी भेदन शक्ति भी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो गामा किरणों की, तो भेदन शक्ति भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? तो यांत्रिक तरंगें कौन सी हैं? एक्स किरणें, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव या ध्वनि तरंग। तो जो ध्वनि तरंग है ये यांत्रिक तरंग है, इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम कण तरंग के प्रचार की दिशा के डैश दोलन करते हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ना, इसके कण की गति तरंग की दिशा की लंबवत होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं या अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि उस विकल्प को चुनिए जो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग, पराध्वनिक तरंग, गिटार स्ट्रिंग का कंपन या सुनामी तरंग। तो गिटार स्ट्रिंग का कंपन ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।